Hello students, today we are starting chapter 14 water. In this chapter we'll read about what are the uses of water, how we water cycle and so on. Okay, we'll start the chapter now. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. यानी आपको अगर एवरी वीक में रोज़ सिर्फ वन बकेट वाटर, एक बाल्टी पानी ही मिले, तो क्या आप उसको प्रॉपरली आपको सफिशिएंट होगा वो वाटर आपके सारे यूजेस के लिए? आपको कुकिंग करना है, वॉशिंग करना है ना, आपको बेद करना है उसी में, तो ये सारे काम के लिए इज़ इट सफिशिएंट फॉर योर फैमिली? नो, है ना। हमें सबको पानी का रिक्वायरमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर ड्रिंकिंग, है ना, फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, वॉशिंग थिंग्स। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है. सो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर. अब पानी तो हम पीने के लिए क्या 1-2 लीटर, उससे ज़्यादा कोई पानी नहीं पीता. 2 लीटर मैक्सिमम हम पानी पी सकते हैं, लेकिन हमें बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं 14.1, हाउ मच वाटर डू वी यूज़. देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है यूज़ ऑफ वाटर. तो वॉशिंग हो रहा है, वो यहाँ पे बाथिंग चल रही है, पानी ये पीने के लिए भर रहे हैं यहाँ पे. सो दीज आर द एक्टिविटीज़. नाउ इन एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. यानी आप दिन भर में पानी किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे लिस्ट में मेंशन करना है, और कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हो. ठीक है, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी या 1 मग यूज़ कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो इन एक्टिविटीज़ के लिए, दैट मच वाटर यू हैव टू, दैट मच अमाउंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है. और ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि आपको कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे टोटल वाटर करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे लगा कि आपको 150 लीटर्स लगा दिन भर में, पूरा दिन का टाइम में आपको सपोज यू रिक्वायर्ड 150 लीटर्स ऑफ वाटर. तो हमारा कितना नीड है, आपका पर्सनल नीड, फैमिली का नहीं, आपका पर्सनल नीड आपको समझ में आएगा. सो दिस इज़ द एक्टिविटी 1. You now have a rough idea how much वाटर योर फैमिली यूज़ इन अ डे. यानी ये आपने अपने यूज़ का बना लिया. सिमिलरली आप अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं तो दे ऑल्सो डू द सेम एक्टिविटीज़, है ना, तो उनको भी उतना ही वाटर का रिक्वायरमेंट होगा. तो ये आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके फैमिली में पर डे कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये आपके फैमिली का पता चला. अब आप सोचो, आपके अगर आपके जहाँ पे आप सराउंडिंग्स में 10 हाउसेस हैं, तो 10 हाउसेस को कितना रिक्वायरमेंट होगा. आपकी सिटी में जहाँ आप रह रहे हो, आपके विलेज में, आपके टाउन में, आपके कॉलोनी में कितना रिक्वायर्ड होगा. सो पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. हम समर्स में देखते हैं पानी नहीं आया तो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है वाटर टैंक्स बड़े बड़े रिक्वायर्ड होते हैं. हम टैंकर मंगवाते हैं अगर पानी नहीं है तो. So this is how water is very important for us. We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food item every day. ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. We know that some of the fibers that we use for making fabrics from plants. हम प्लांट से जो हमारे कपड़े रहते हैं, फाइबर, हमने फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्लांट से कॉटन से बनते हैं, तो कॉटन एक प्लांट से मिलता है, जूट हमें प्लांट से मिलता है. इस वाटर इज़ नॉट नीडेड टू ग्रो दीज प्लांट्स. यानी कि प्लांट्स, यानी हमें प्लांट्स से सोचो, वाटर से हमको हर चीज़ मिलती है. यानी प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं वाटर से, सारे एनिमल्स भी ग्रो कर रहे हैं वाटर में. यानी हमें हर चीज़ जो भी मिल रही है, फूड आइटम्स है, कपड़े हैं, हर चीज़, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट all the things we use. So we need water not only for our daily activities but also for producing many things. तो हमें बहुत, मतलब हमारा ही तो पर्सनल यूज़ का हमने काउंट किया था अभी, है ना. तो लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्लांट्स ग्रो करने के लिए, फील्ड्स में क्रॉप के लिए एंड वॉशिंग के पर्पज़ के लिए, और दाल पल्सेस सब ग्रो करने के लिए हमको हर जगह वाटर का रिक्वायरमेंट होता है. ओके, नाउ विल रीड दिस 14.2, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. अब ये पानी आता कहाँ से है. तो ये पानी आपने देखा होगा कि रिवर्स वाटर
जो होता है, वेल्स में से वाटर आता है, पॉन्ड्स में से, लेक्स में से हमें पानी मिलता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ मेंशन हियर कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। बट जो व्हाट अबाउट सीज एंड ओशंस, उसमें भी तो पानी है, बट दैट वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर आवर यूजेस, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं। वी कैन नॉट यूज़ दैट वाटर, क्योंकि उसमें साबुन भी जो होता है ना, उसमें आपका हार्ड वाटर होता है। वी कैन नॉट यूज़ दैट वाटर। सो द वाटर अवेलेबल we can use is only from rivers, wells and dams, ponds. These are the sources of water. Rain water, okay, रेन वाटर इज़ द मेजर सोर्स, क्योंकि अगर रेन ही नहीं है तो हमारा पॉन्ड्स भी सूख जाते हैं, हमारी लेक्स सूख जाती हैं, है ना, ड्राई हो जाती हैं। तो रेन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। Do you know that about two-thirds of Earth is covered with water? Two-thirds of Earth means almost 70% of Earth जो है वो water से covered है, लेकिन because oceans and seas का water we cannot use, क्योंकि उसमें many salts dissolves हैं, saline water है, salty water है, so we cannot use it for domestic, यानी अपने खुद के यूज़ के लिए, घरों के यूज़, घर में जितना भी चीज़ें यूज़ होती है, we call it डोमेस्टिक पर्पस। एग्रीकल्चर यानी खेतों में जो यूज़ करते हैं ना, इंडस्ट्रियल नीड्स यानी जो भी फैक्ट्रीज़ में काम होता है उनमें, हम कहीं पे भी ये सी वाटर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देयर यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ पोएम राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर। तो ये एक पोएम है बाय एस.टी. कॉलरिज इन 1798 में इन्होंने लिखी है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी ओशंस और सीज में पानी ही है, लेकिन हम उसका एक ड्रॉप भी पी नहीं सकते, वो आप पी ही नहीं पाओगे, इतना सॉल्टी सलाइन वाटर है। दैट इज़ नॉट, यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर। हेयर द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन द शिप लॉस्ट इन द ओशन, यानी वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस पोएम से उन्होंने बताया है कि जो सेलर्स हैं, जो शिप पे जाते हैं, बोट में जाते हैं, लॉन्ग जर्नी करते हैं, तो उनकी शिप कहीं घूम गए हैं, उनका डायरेक्शन, दे लॉस्ट द ऑल द डायरेक्शंस, तो उनको कहीं उनके पास सारा खाना ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, तो उनको हर जगह सिर्फ पानी 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 दिख रहा है, लेकिन वो एक ड्रॉप भी उसमें का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं। ओके, येट ओशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग वाटर दैट वी यूज़। लेकिन चलो ओशन और सीज हम तो कह रहे हैं ठीक है, वी कैन नॉट यूज़ दैट वाटर, बट ओशन और सीज़ का जो वाटर है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से इवेपोरेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होते हैं, जो हमारे यहाँ मतलब बाकी लैंड साइड पे आते हैं, एंड उसी क्लाउड से जब रेन होता है वी कैन यूज़ दैट वाटर। बट लेकिन अगर लेक्स और ओशंस नहीं होंगे तो हमारा इतना ह्यूज अमाउंट का इवेपोरेशन हमें टू सप्लाई वाटर फॉर ऑल द लैंड फॉर्म्स अवेलेबल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ ओशंस वी गेट रेन्स। सो यहाँ पे हम, और इसको समझने के लिए कि कैसे इवेपोरेशन होता है, कैसे रेन होता है, इसको पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में देखो, आपने देखा है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर से, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, वी आर स्टार्टिंग विद दिस, कि अगर हम कपड़े सुखाने डालते हैं थोड़ी देर में सूख जाता है, कहीं पानी पड़ा है, गिर गया है, थोड़ी देर आप उसको पोंछ दिया लेकिन गीला रह गया है, बट थोड़ी देर में वो भी डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जाता कहाँ है वाटर, है ना। समर्स में अभी आप देखोगे, विंटर में तो नहीं, लेकिन अगर समर्स में थोड़ा सा भी पानी नीचे गिर गया तो कुछ नहीं, 5-10 मिनट में वो ऑटोमेटिकली ड्राई अप हो जाता है। तो ये सारा पानी कहाँ जाता है, कहाँ चला गया? वो पानी नीचे गिरा था तो वो पानी इवेपोरेट हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ हमारा समर्स में बहुत हीट होती है, गर्मी बहुत होती है, तो आप देखते हो कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। जो अगर कपड़े सुखाने भी डाले हमने बाहर तो एकदम तुरंत ही कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन वहीं अगर रेनी सीज़न है, विंटर्स हैं, तब ये सूखने में टाइम लेते हैं, है ना। तो समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे क्या होता है, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। हीट से क्या होता है, वाटर गर्मी में, समर्स में हीट से वाटर जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। और अगर हम बारिश की बात करें, इसका बहुत एक आपका डेली लाइफ एग्जांपल है। आप सब बिस्किट्स खाते हो, बिस्किट्स देखो आप समर्स में बाहर रखो खाने के लिए, खोल के रख दो प्लेट में,
खाए दो रह गए, वो रहने भी दो या किसी कटोरी में रख दो तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे। लेकिन वही आप अगर बारिश हो रही है, बारिश में अगर आपने बिस्किट निकाला है तो वो तुरंत ही वो सॉफ्ट होने लगते हैं। तुरंत ही आप देखोगे वो मॉइस्चर बाहर का एब्जॉर्ब कर लेते। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर में आपके एयर होती है, एयर में बहुत ज़्यादा वाटर है। ठीक है, आपको वाटर दिखता नहीं है लेकिन वो बिस्किट्स में आ जाता है, बिस्किट सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो कहाँ से कैसे सॉफ्ट पड़े वो? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर का वो जो वाटर वेपर है वो बिस्किट ने एब्जॉर्ब कर लिया है ना। समर्स में नहीं रहता है तो बिस्किट्स वैसे ही एज इट इज़ रहते हैं, क्रंची रहते हैं। और अभी अगर हम ठंड की बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, बहुत जल्दी भी बिस्किट्स हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। ये बिस्किट का एग्जांपल इज़ वेरी कॉमन, यू कैन ट्राई इट ऑल्सो। मतलब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि, तो इट्स जस्ट एक बिस्किट आप ले लो, उसको कटोरी में रख के देखो, अभी रख के देखो, समर्स में रख के देखो, या विंटर या आप रेनी सीजन में रख के देखो, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। Okay, now we'll read this about activity 2. इसमें क्या करना है? Take two similar plates, place it on the plates in the sunlight, keep the other under shade. ठीक है, अभी हमने दो प्लेट लिए हैं, उसमें हमने पानी डाला, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डाला। ठीक है, जैसे हमने 4-4 चम्मच पानी डाल दिया है हमने, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको इसमें लिखा वाला नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है अगर एक्टिविटी ये आप करोगे तो। ठीक है, आपने 4 चम्मच पानी एक प्लेट में डाल दिया, दूसरी प्लेट में भी 4 चम्मच पानी डाल दिया। ये प्लेट आपने रख दी, एक को धूप में रख के आ गए, एक को आपने घर के अंदर ही रहने दिया है। तो आप क्या डिफरेंस देखोगे कि जो बाहर है, जो धूप में रखा है आपने पानी, वो फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा मतलब ये जो पानी है जो आपने धूप में रखा है, इसके वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत जल्दी एयर में वो हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इसका पानी जो है, ये प्लेट का पानी बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। और जो आपने शेड में रखा है ये लेट इवेपोरेट होगा। ओके, दिस इज़ द एक्टिविटी 2। नाउ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी इवेपोरेशन होता है, जो उसकी लीव्स हैं उसमें भी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन होता है, लेकिन इसको कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ओके, द तो एक तो प्रोसेस उसमें आपने देखा है प्लांट्स में बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं प्लांट्स? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना। आपने ये चीज़ पढ़ी है पहले भी, या प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं? प्लांट्स कोई खाना, प्लांट्स को थोड़ी रेडीमेड खाना मिलता है, उनका थोड़ी किचन होता है, या उनको थोड़ी कोई खाना बना के देता है। वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में उन लोग अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो पानी एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर है या नॉर्मल वाटर है, उन्होंने पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया है लेकिन थोड़ा सा पानी बच गया। अब ये पानी हो जाता है आपका, इवेपोरेट हो जाता है, तो वाटर वेपर फॉर्म हो जाते हैं। तो वाटर वेपर, इस प्रोसेस को कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हम कह रहे हैं जब लैंड पे से या हमने पानी कहीं रखा है, वो इवेपोरेट हो रहा है, वो उड़ गया, हवा में गायब हो गया है, तो दैट इज़ इवेपोरेशन। लेकिन अगर प्लांट्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रीज से हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन, नॉर्मली हो रहा है किसी और सरफेस पे से हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो अब ये है कि क्या ये पानी जो इवेपोरेट हो गया है तो इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या ये हमेशा के लिए इवेपोरेट हो गया है? नो, वी गेट इट बैक। अब कैसे वी गेट इट बैक? वी गेट इट बैक इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स के फॉर्म में हमें वो वापस मिलता है। यानी ये सारे वाटर वेपर्स जो हैं, जो छोटे छोटे वाटर वेपर्स हमने देखा था ना, प्लेट में से प्लेट है, यहाँ से वाटर वेपर्स उड़ के जा रहे हैं। अब जैसे वाटर वेपर्स जैसे ऊपर जाते हैं, बहुत सारे वाटर वेपर्स हो जाएंगे सब जगह से, और ये फॉर्म करेंगे, जब यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स हो जाएंगे तो दे फॉर्म्स अ
क्लाउड. ओके, ये इन्होंने क्लाउड बना लिया ऊपर, और ये क्लाउड से फिर रेन फॉर्म होता है. ये तो हम ओशन की बात कर रहे हैं, हमने ओशंस का भी पढ़ा था ना. अगर नीचे ओशन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. ठीक है, यहाँ इस सरफेस पे से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और ये इवेपोरेशन ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म करता है. ओके, ये जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और ये हवा से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं. जब ये दूसरी जगह पे जाएंगे, लैंड के फॉर्म में कहीं पहुँचते हैं, तब यहाँ पे ये रेन फॉर्म करते हैं. ओके, दिस इज़ द रेन. और रेन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. और अर्थ सरफेस में हमें वापस से वाटर मिल जाता है. तो ये हुआ इवेपोरेशन, ये हुआ कंडेंसेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज कंडेंसेशन, एंड दिस इज रेनफॉल को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन. ओके, now back to the oceans. What happens to water that rain and snow brings to different regions of the earth? अब अर्थ के अलग अलग रीजन्स से अर्थ में जो पानी आता है वो कहाँ जाता है? रेन से सब जगह से पानी आया तो कुछ तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिवर्स हैं तो वहाँ जाता है, छोटे छोटे नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, जिससे पानी फ्लो होके फाइनली वो जाता है सीज में और ओशंस में. रेन वाटर ऑल्सो फिलअप्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स. रेन वाटर से हमारे लेक्स और पॉन्ड्स भर जाते हैं. अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल. थोड़ा सा पार्ट सॉइल में चला जाता है और हमें दिखता नहीं है. ठीक है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म करता है. सम ऑफ दिस वाटर ब्रॉट बैक टू एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. और इसमें अगेन हमारा प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन चालू ही है. अभी भी इवेपोरेशन तो हो ही रहा है. The rest seeps into the ground. Most of this ground becomes available to us as groundwater. यानी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हमें मिलता है. और ग्राउंड वाटर में हम ट्यूबवेल है, वेल जब होते हैं उस फॉर्म में, जब हम ट्यूबवेल बनवाते हैं हैंड पम्प्स के फॉर्म में, हम उस वाटर को यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को. द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड द ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरीसम. यानी हमको अगर बहुत ज़्यादा डीप वो करना पड़ रहा है वाटर के लिए, फाइंड डिग करना पड़ रहा है, तो ये इसका मतलब हुआ कि हमारे ग्राउंड का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है. ठीक है, अब अगर अच्छी बारिश हुई तो पानी हमें ऊपर ही मिल जाता है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है और वो पानी ग्राउंड वाटर भी यूज़ होते जा रहा है, उससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो रहा है. तो ये इट इज़ अ वरीसम कंडीशन है. यानी हमें पानी के लिए परेशानी हो सकती है आगे के टाइम पे. ये हमें इंडिकेट करता है ऐसा. पहली wants to share a concern with you. In those areas where land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Flowing water also takes up top layer of the soil away. There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. तो अगर प्लांट्स नहीं हैं, ट्रीज़ नहीं हैं, तो क्या होता है, ये पानी रुकता नहीं है और ये सीधे बह जाता है नदियों में, नालों में. और इससे क्या होता है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमारा फुलफ़िल नहीं हो पाता, वो खाली रह जाता है. तो इस कंडीशन में ये हमारे लिए एक क्योंकि ग्राउंड तो वैसे ही रह गया, ग्राउंड में तो वाटर ही नहीं पहुंचा, तो इट्स अ वरीसम कंडीशन अगेन. We know now that water brought us back by surface by rain, hail or snow goes back to ocean. Thus water from the ocean surface of the earth goes to air as vapors, return to rain, hail or snow, finally goes back to the ocean. Calculation of water in this manner is known as water cycle. यानी अब मैंने आप लोग को जो पहले बताया था, इवेपोरेशन हो रहा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद वापस रेन्स हो रहे हैं, और ये रेन अंडरग्राउंड जाते हैं, वापस से ये ओशन में मिल जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कंटिन्यूसली चालू रहता है. यानी अगर अभी हम कह रहे हैं अभी तो रेन नहीं है,
बट इवेपोरेशन तो है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स तो हो रहा है, धीरे धीरे होता है। ओके, टाइम लगता है उस चीज़ को, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो ऑल अराउंड द ईयर ये प्रोसेस चलती रहती है, इट्स अ वाटर साइकिल। देखो इसका पूरा आपका पिक्चर बना हुआ है वाटर साइकिल का। ओके, व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली, अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी भर जाता है ना, तो फ्लड कंडीशंस हो जाती हैं। उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि हमारा पूरा गांव में देखा सुना होगा आपने, टीवी पे देखा होगा कई बार कि पूरा पानी भर गया है, सारा घर डूब गए हैं, सामान डूब गया, मतलब ऐसे पूरे रोड्स भरे हुए हैं पानी से। इससे बहुत नुकसान होता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, क्रॉप्स विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। इससे हमारे कंट्री को बहुत नुकसान होता है। इन अवर कंट्री फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ को भी। ड्यूरिंग फ्लड एनिमल्स लिविंग in water also get carried away with waters. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. Rains also affect the animals living in the soil. तो एनिमल लिविंग इन द सॉइल तो मर ही जाते हैं बेचारे, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, और बड़े जानवर भी, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, वो भी बह जाते हैं इस पानी में और कुछ मर भी जाते हैं। वॉट हैपन्स इफ इट डज़ नॉट रेन। अब ये तो हुआ फ्लड कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, बारिश रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूसली रेन हो रहा है। और दिस इज़ द अनदर कंडीशन होती है कि पानी नहीं हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट कंडीशन। ओके, इसमें बहुत टाइम तक बारिश ही नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, पानी नहीं हुआ, साल भर बारिश ही नहीं हुई, तो सारा हमारे लेक्स पॉन्ड सब सूख गए हैं। समर्स में पानी नहीं है पीने के लिए, सबको प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम सूखे से तकलीफ़ होती है, राइट? क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं है, सो वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम ऑल्सो, है ना। इसलिए एक बैलेंस ज़रूरी होता है। इसलिए क्या ज़रूरी है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। और जो रोड्स बना देते हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं बड़ी बड़ी, इन सब से हमारे अर्थ को नुकसान हो रहा है। ओके, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम अर्थ को हम डैमेज कर रहे हैं। तो और हमें पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ड्रॉट कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पानी, अभी तो हमारे पास बहुत पानी है तो वेस्ट करते चलो, कोई चिंता ही नहीं है ना। लेकिन अभी आगे समर्स हैं, समर्स के बाद पता है पानी की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हमें एंड ऑफ समर्स में हमें फील होना कि अब बारिश कब आएगी, ताकि हमारा लेक भर जाए जल्दी से और पानी मिले हम सबको। सो वी कीप ऑन वेटिंग। सो इससे अच्छा ये होता है कि हम पहले से ही पानी को वेस्ट ना करें, और जब पानी आता है जब, तो उसको प्रॉपरली स्टोर किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। 14.8 में आपको डिस्क्राइब किया है व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें उन्होंने क्या किया है कि वाटर को स्टोर किया हुआ है। किस फॉर्म में स्टोर किया इन्होंने वाटर को स्टोर किया है अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। आपकी जो छत है ना उसको वो प्रॉपर क्लीन करते हैं बिफोर रेन्स। हाँ, उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, उसका आउटलेट बंद करके अच्छे से उसको साफ़ करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसको, मतलब टोटली उसको ऐसा करते हैं कि पानी अगर उसमें आए तो वो हम अच्छे से उसको क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाए हमारे पास। और देखो ये अंडरग्राउंड उसका बनाया हुआ रहता है कि रेन्स हो रहे हैं, यहाँ पे रेन है, और ये रेन यहाँ के पाइप से कलेक्ट हो रहा है इस वाले टैंक में। अब यहाँ से और क्लीन होके नेक्स्ट टैंक में जा रहा है, और ये अंडरग्राउंड वाटर है। और इस वाटर को आप साल भर के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर हर घर के छत पे हम ये वाटर कलेक्शन करने लगे तो वी कैन यूज़ दिस वाटर। हमें अपना खुद का स्टोरेज मिल सकता है वाटर का, हमें डिपेंड नहीं करना पड़ता है सिटी के वाटर डिपार्टमेंट पे। वी विल गेट आवर ओन सोर्स ऑफ वाटर by this method. So this is called rain water harvesting. यानी जितना भी बारिश का पानी आया, हर बारिश के पानी को हमारी छत पे जितना भी आया है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, पहले इस टैंक में और सेकंड इस टैंक में, एंड हम इसको साल भर कभी भी यूज़ करने के लिए ये अवेलेबल होता है हमारे पास।
Now you read this chapter properly. I explained you everything. मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं. आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड करो. Then we'll do question answers. Thank you.